Hello guys, welcome back to my channel and it's me Asura. It's रमौ तपाईहरुको आफ्नै साथी जस्तो युट्युबर. सो म आज पनि आइसकेको छु एउटा ब्रान्ड न्यू भिडियोको साथमा. सो आज हामी रियाक्सन दिन गइरहेका छौं ध्रुव राठीको What's really happening in Nepal, the Gen Z revolt explain. यो भिडियो चाहिँ नेपालको जेन जी आन्दोलनको एक्सप्लेनेसन रहेको छ. तपाईले पनि जेन जी आन्दोलन त देखि नै हाल्नु भयो. यो जेन जी जेनेरेसनलाई चाहिँ सबैजनाले त के होस् तैले केही पनि गर्न सक्दैनस् नालायक जेनेरेसन भनेर सबले भन्थे. तर यही जेनेरेसनले चाहिँ आज नेपालको सत्ता पुरै ढाल्दिएको छ. यो सत्ता ढालेको कारणले गर्दा गृह मन्त्रीले राजीनामा दिए, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए, विभिन्न सांसदहरूले राजीनामा दिए, विभिन्न मन्त्रीहरूको घर जलाइयो, विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूलाई कुटपिट गरियो, उनीहरू भागे, कतिको घर जलाइयो. त्यो कुरा तपाईले पनि देख्नुभयो, मैले पनि देखेँ. र नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री पनि नियुक्ति हुनु भइसकेको छ जसको नाम हो सुशीला कार्की. र आजको दिनमा चाहिँ नयाँ मन्त्रीमण्डलहरू पनि गठन हुने कुराहरू छ. र जेनजी आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन पनि भइसकेको छ. संसद विघटन भनेको चाहिँ हाम्रो संसदमा दुईटा सभा हुन्छ जसमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा हुन्छ, जसमा प्रतिनिधि सभामा रहेका सांसदहरूको चाहिँ पोस्ट गइसकेको छ र अहिले चाहिँ नयाँ मन्त्रीमण्डलहरू छान्ने काम भइरहेको छ. ओके, तपाईले र मैले चाहिँ यो आन्दोलन चाहिँ हामी नेपालमै भएको कारणले गर्दाखेरि के हो त यसको रिजन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. तर इन्डियन मिडियाहरूले चाहिँ अलिकति सोशल मिडिया ब्यानको कुराहरू गरेको थिए. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब ध्रुव राठीले चाहिँ सोशल मिडियाको कुरा मात्रै गर्नुभएको छ कि अरू पनि गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन. सो उहाँले चाहिँ कस्तो कस्तो एनालिसिस गर्नुभएको छ भन्ने कुरा अब म हेर्छु र यसमा मलाई बिचमा केही कुराहरू बोल्न मन लाग्यो भने म यसमा बोल्ने पनि छु. ओके, यदि तपाईले ओरिजिनल भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला ओरिजिनल भिडियो हेर्नुस् अनि मात्र रियाक्सन भिडियो हेर्नु होला. यदि तपाईले मेरो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि मलाई पनि मोटिभेसन फिल हुन्छ. ओके, अब ढिलो नगरिकन तपाईं र म यो रियाक्सन भिडियो सँगै सुरु गरौँ है. नमस्कार दोस्तों, जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जनरेशन ने, इसी जेन जी ने. अघि मैले इन्ट्रो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ यो जेनेरेसन चाहिँ कुनै लायकको छैन, नालायक जेनेरेसन भनेर सबले भन्ने, सोशल मिडिया मात्र चलाएर बस्ने, न्युज मात्र हेरेर बस्ने, केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने जेनेरेसनले नै आज यो सत्ता ढालिएको छ. उसले पनि यही स्टेटमेन्ट भन्यो. ल ठीक छ है, अब अलि मजा आउँछ. नेपाल में सरकार गिरा दी. सिंह दरबार. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने पर. अब वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई है. पार्लियामेंट भी आग की लपटों में घिर चुका है. फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर यो भिडियोमा चाहिँ पहिला चाहिँ फाइनेन्स मिनिस्टरलाई चाहिँ कुटेको भनेर आएको, तर पछि फेरि फाइनेन्स मिनिस्टरको सचिवालयबाट चाहिँ यो भिडियो चाहिँ झुट रहेको भनेर आएको छ. अब वाट्स द रियालिटी त्यो चाहिँ अब चेक गर्न बाँकी छ. तर विष्णु पौडेलले नै यो भिडियो चाहिँ फेक हो भनेर भनेको छ है. अस्तिसम्म चाहिँ मैले पनि यो एकदमै उडी उडी हानेको थियो भनेर मलाई पनि लागिरहेको थियो, तर यो फेक हो भन्छन् है. कति चाहिँ अब एआई होला. जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा. और इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की जब उनके घर पर आग लगाई गई. यो पनि अस्तिको न्युजमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा पनि आगो लगाउने क्रममा उनको श्रीमतीको डेथ भयो भनेर न्युज आएको थियो. त्यो फोटो मैले पनि देखेको थिएँ र मलाई चाहिँ त्यो न्युज सुन्दाखेरि एकदमै नराम्रो लागेको थियो. तर पछि फेरि अर्को न्युज के आछ भन्दा त्यो पनि पूर्ण रूपमा सत्य होइन, अहिले मरिसकेका छैन, उपचार भइरहेको छ भनेर पनि आएको छ है. अब हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भन्दा सोशल मिडियामा देखाइएका सबै इन्फर्मेसनहरू साँचो हुन्छन् भन्ने पनि छैन. त्यही कारणले गर्दा हामीले अलिकति रिलायबल सोर्सहरूबाट मात्र हेर्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्यो है त. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है इस सब गुस्से के पीछे. क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों नो. इसके पीछे कारण इससे कहीं ज्यादा और गहरे हैं. आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में. ये बात है 8 सितंबर 2025 की. नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के.
साराले इनमें से ज्यादातर लोग 20-25 साल के नौजवान थे जिन्हें जेन जी कहा जाता है। म्याक्सिमम 28 वर्ष, जस्तै 1997 देखि 2012 सम्म जन्मिएका जेनेरेसनलाई जेनजी भनिन्छ र म पनि जेनजीमै पर्छु, किनभने मेरो पनि डेट अफ बर्थ 1997 भएको भएर म पनि जेनजीमै गनिन्छु। अनि खासमा चाहिँ मलाई पनि यो प्रोटेस्टमा जान मन थियो, तर मेरो चाहिँ अलिकति नमिलेको भएको भएर चाहिँ म त्यो बानेश्वर एरियातिरमा चाहिँ म प्रोटेस्टमा जान पाइनँ। तर मैले सोसल मिडियामा चाहिँ सबैलाई चाहिँ जानुपर्छ भनेर जो मोटिभेटसम्म चाहिँ मैले गर्न सकेँ है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच। यो त जेनजी यो कुनै पनि अर्गनाइजेसनले गरे हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही पनि अब एकचोटि फेरि के भन्ने सुनौ है। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम, किनभने मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यो चाहिँ मेरो आफ्नै पोइन्ट अफ भ्यू हो हैन। यो हामी नेपालले भन्दा पनि यो जेनजी जेनेरेसनले आफैले चाहिँ गरेको जस्तो लाग्छ। यसमा कुनै पनि अर्गनाइजेसन छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। सायद म गलत पनि हुन सक्छु, यदि त्यस्तो रहेछ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो, मलाई थाहा हुन्छ है। के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तर रबर बुलेट चाहिँ होइन है, त्यहाँ न्युजमा के आछ भन्दा रबर बुलेट हानेको होइन, साच्चीकै बुलेट हानेछ भनेर आछ है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस जो यहाँ पर करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर्स पर, सीधा लाइव बुलेट से। कम 19 प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मारे जाते हैं, 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट्स नहीं थी, बल्कि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि अब 50 जना मान्छे चाहिँ मरिसकेका छन् र जसमा प्रहरीदेखि लिएर आज होल नेपालबाट चाहिँ 50 भन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरू मरिसकेका छ भनेर चाहिँ न्युजमा आइसकेका छ है। कि एक्चुअल बुलेट्स थी। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरीके की तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठना चाहेगा। जैसे ही ये खबर फैलती है जनता में, और लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेज। खासमा यो पहिलो दिनको आन्दोलन चाहिँ पिसफुल नै थियो। यदि त्यसमा गोली नचलेको भए सायद सेकेन्ड दिनमा त्यस्तो धेरै गरी नेताहरूको घर जल्ने त्यस्तो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन थियो। किनभने पहिला त पिसफुलसँगै गरेको, तर पुलिसले चाहिँ त्यहाँ बुलेट चलाएको भएर, गोली चलाएको भएर चाहिँ सेकेन्ड डेमा चाहिँ झन् आक्रमण हुँदै गयो जस्तो मलाई लाग्छ। तेजी से बढ़ जाती है, पूरी की पूरी सड़क लोगों से घिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ते जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे नेपाल में प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक कारण जिसकी सबसे ज्यादा बात की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया जाना नेपाल में। असलियत में दोस्तों ये एक कारण जरूर है, लेकिन इससे बड़े कहीं ज्यादा और कारण है। करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बैठे मंत्रियों का। अस्ति न्युजहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ खालि सोशल मिडिया ब्यान मात्रै भएको भएर चाहिँ अनि यो इन्डियन मिडियाहरुले चाहिँ के भनिरहेछ, खासमा त्यो करप्सनको विरुद्ध हो, नेपोटिजमको विरुद्ध हो जस्तो मलाई लागेको थियो। हुनै हो खासमा, तर सोशल मिडिया ब्यानको मात्र कुरा त थिएन हैन। तर अब यहाँ ध्रुवराठीले पनि त्यही भन्छ कि भनेर यहाँ मलाई हेर्न मन लाग्यो, तर उले चाहिँ अरु पनि कुरा गर्यो है। त ठीक छ है। अब नेपोटिज्म, इन सब की आगे बात करते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आए तो नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने को कहा गया था। नेपाल की सरकार ने कहा था कि ये हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था,
चाइना का टिकटॉक। टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की अनुमति दे दी थी। फिर इसी साल 28 अगस्त की बात है, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा नहीं किया और इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देश से बैन हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे। खासमा यो सोशल मिडिया ब्यान भएको कारणले गर्दाखेरि पनि लास्ट विक मेरो भिडियो खासै आएन, किन भन्दाखेरि अब ब्यान भएको कारणले गर्दा मैले भिडियो रेकर्ड पनि गर्न पाइनँ, किनभने युट्युब पनि बन्द थियो। त्यसपछि मैले भिडियो त कहाँबाट हेर्ने भनेर मैले भिडियो पनि बनाएन। अनि अहिले चाहिँ सोशल मिडिया ब्यान खोलिसकेपछि चाहिँ अहिले बनाउँदैछु है त। अब चाहिँ भिडियो रेगुलर रूपमा आउँछ। गाइस प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। से लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसमें शामिल थे एक्सेप्ट टिकटॉक। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज दबा सके। सोशल मीडिया बैन बाय द गवर्नमेंट एक्सट्रीमली इट इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे वांट टू कंट्रोल अस जस्ट लाइक अ डिक्टेटर। सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लैविश लाइफस्टाइल्स को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% पर था। सोचकर देखो, हर 5 में से 1 नौजवान बेरोजगार है। यहाँ नई जॉब्स बहुत कम क्रिएट हो रही हैं और लोगों को जॉब्स ढूंढने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा है। हालत इतनी खराब है कि हजारों लोग तो केवल पैसे के लिए रशिया यूक्रेन वॉर तक में लड़ने चले गए। सही सुना आपने दोस्तों। फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। और इसी कारण से रशिया यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन्स भी मारे गए हैं। मौत का खतरा होने के बावजूद ये लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है और रशिया अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इन्हें लुक्रेटिव ऑफर्स देता है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा होता है। अब इन हालातों को देखकर अगर नेपाल के पॉलिटिशियंस थोड़ी हमदर्दी दिखाते, थोड़ी एम्पैथी दिखाते तो शायद सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तर खासमा जुन दिन गोली चल्यो सञ्चार मन्त्रीलाई इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ पुरै त्यो इम्पथी नै छैन के। मर्यो त अब के अन्त भनेर यस्तरी भनेको छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलिपल्ट त सुरुमै सञ्चार मन्त्रीकै घर आगो लाग्यो के। नेपाल में पॉलिटिशियंस के बेटे अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने लगे। खासमा जयवीर देउबा हो है यहाँ देखाउँछ। पॉलिटिशियंस के बेटे अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने लगे। जयवीर देउबा ऊ चाहिँ आर्जु राणा देउबाको र शेरबहादुर देउबाको छोरा हो। र आर्जु राणाको इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि पनि मेरो छोराले के गरेर खान्छ भनेर यस्तो यस्तो इन्टरभ्यूहरू पनि पछि भाइरल भयो होइन। अनि तर उसको चाहिँ ल्याभिस लाइफ, त्यसपछि खाना खाँदाखेरि चाहिँ पुरा चाँदीको थाल, चाँदीको कचौरा, वाइनहरू खाइरहेको, लुइस भिटोन होइन यिनीहरूको त्यो चाहिँ त्यो क्रिसमस ट्रीहरू बनाएको त्यो भिडियो जब जनताले देखे एकदमै जनतामा निराशा छायो के। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस आयरनी को देखा और लोग आवाज उठाने लगे। #NepoKids ट्रेंड करने लगा। जब बाद में सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक्स को ऐसे वीडियोस से फ्लड कर दिया गया नेपाली लोगों के द्वारा, नेपाली यूथ के द्वारा। इन वीडियोस में बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया आम नेपालीज की डेली लाइफ में आने वाली परेशानियों का और पॉलिटिशियंस के बच्चों के लैविश लाइफस्टाइल का। नेताओं के बच्चे जो डिजाइनर क्लोथ्स में घूमते हैं और लग्जरी गाड़ियां शो ऑफ करते हैं। टिकटॉक पर भी #NepoKids और
#NepoBaby ट्रेंड करने लगा। 8 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियंस के बच्चे विदेश से गुची के बैग्स लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में यानी कि कॉफिन्स में लौटते हैं। ये रशिया यूक्रेन वॉर में मारे जाने वाले नेपालीज की तरफ इशारा था। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल में। नेपाल का यूथ 70+ के सेम पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो बारी बारी से सरकार बनाते हैं, सरकार से जाते हैं। इसी कारण से मार्च के महीने में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल का रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और शायद उसे वापस मोनार्की बनाना चाहिए। ये भी एक बड़ी कमाल की चीज है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए पॉलिटिशियन से कि डेमोक्रेसी हटाकर वापस मोनार्की बनाने की बात करने लगे। असल में बात क्या है दोस्तों कि साल 2008 से पहले नेपाल का देश एक मोनार्की था, यानी कि सारी पावर जनता के द्वारा चुने गए किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं थी, बल्कि एक राजा के पास थी। इनका आखिरी राजा किंग ज्ञानेन्द्र, इनको सत्ता से हटाने के लिए दो क्या के हो किङ ज्ञानेन्द्र सिंह लेखा छ यहाँ, राजा यो अलि के मिस्टेक हो है पास- यहाँ। इनका आखिरी राजा किङ ज्ञानेन्द्र सिंह लेखा छ, खासमा सिंह होइन शाह हो है यो। ज्ञानेन्द्र, इनको सत्ता से हटाने के लिए दो बड़े मूवमेंट्स हुए थे। एक था 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरी थी बहुत सालों से चल रही माओइस्ट इंसर्जेंसी। 28 मई 2008 को ऑफिशियली मोनार्की को अबॉलिश कर दिया जाता है और नेपाल एक अनि यो खासमा माओवादीको चाहिँ आन्दोलनलाई 10 वर्षे जनयुद्ध भनेर भनिन्छ। अनि यो अगाडि राजाको चाहिँ 2062-63 को जनआन्दोलन, जसमा म पनि थिएँ भन्नाले म चाहिँ जन्मिसकेका थिएँ। 2 कक्षा 3 कक्षातिर पढ्दाखेरि म स्कुलतिर जाँदाखेरि चाहिँ ज्ञाने चोर देश छोड भनेर चाहिँ यस्तो नाराहरू लाग्थ्यो क्या। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true. तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 सालों की डेमोक्रेसी में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते, तो कभी पुष्प कमल दाहाल, तो कभी शेर बहादुर देउवा। इन्हीं 2-4 पॉलिटिशियंस के बीच में पावर रोटेट करती रहती, गठबंधन बनते और कुछ महीनों बाद ही टूट जाते। नेपाल में 2 डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाली कम्युनिस्ट की 2 मेजर पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। यही पार्टीज आपस में और छोटी पार्टीज के साथ अलायंस करके सरकार बदलते रहे, लेकिन इन तीनों पार्टीज के ही हेड्स पर करप्शन का आरोप लगा है। नेपाली कांग्रेस के हेड फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देउवा पर एयरक्राफ्ट परचेज में इलीगल कमीशन लेने का आरोप है। उनकी पत्नी आरजू राणा देउवा, जो अभी नेपाल की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन पर नेपाली सिटीजन्स को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए भूटानीज नेशनल्स दिखाने का आरोप है। ऐसा करने से उन्हें रेफ्यूजीज के तौर पर अमेरिका भेजा जा सके। CPN-MC के हेड और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके पुष्प कमल दहाल पर माओइस्ट गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आए पैसों को डाइवर्ट करके अरबों रुपए खुद लेने का आरोप है। और CPN-UML के हेड और करंट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली पर भी एक करप्शन केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वायलेट करते हुए एक टी एस्टेट को कमर्शियल प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर्स पर भी सरकारी जमीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देने का आरोप है। अब दिक्कत यह है कि नेपाल में 2006 से ही प्रैक्टिस है कि किसी भी पॉलिसी डिसीजन के लिए किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। ये प्रैक्टिस करप्ट पॉलिटिशियंस को किसी भी एक्शन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है। और अब इमेजिन करो दोस्तों, इस इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच अचानक से अगर सरकार सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दे, तो लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी और गुस्सा था वो बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था और इस बैन के बाद तो वो गुस्सा पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर गया। असल में बात क्या है कि सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाने से नेपाल में एम्प्लॉयमेंट के जो थोड़े बहुत जरिए भी बचे थे वो भी खतरे में आ गए। खासमा कोही मान्छेहरूले इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिरहेको छ, जस्तै टिकटकमा आफ्नो पसलको मार्केटिङ, लुगाहरू बेच्ने, सामानहरू बेच्ने, त्यहाँबाट पनि इम्प्लोइमेन्ट त पाइरहेको थियो। अब ब्यान भइसकेपछि त मान्छेको रोजीरोटी गयो। मान्छेले युट्युबमा भिडियो बनाउँथे, युट्युबबाट पनि त सर्टेन अर्निङ्सहरू कमाएर हुन्थे होइन। अब कुनै पनि डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति सोचेर लिनुपर्ने। अब जसा कर्म पाओगे भने जस्तै क्या, जस्तो बिउ रोप्छौ त्यस्तै फल पाउँछौ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबैको दिन आउँछ, पृथ्वी गोलो छ भन्ने कारण त्यत्तिकै होइन।
नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो आउटरीच और बुकिंग्स के लिए सोशल मीडिया पर बहुत डिपेंडेंट है। इस बैन ने इस टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इंपैक्ट हुई, जो ऑनलाइन मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करती थी विदेश में काम करने वाले अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने के लिए। एक एस्टिमेट के अनुसार जॉब्स और स्टडी के लिए लगभग 70 लाख से ज्यादा नेपाली बाहरी देशों में रहते हैं। इन चीजों ने दोस्तों इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा फ्यूल कर दिया। और फिर जब लोग दोस्तों पीसफुली सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाल की सरकार ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कोई अथॉरिटेरियन सरकार। प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना, पुलिस को उतारो और लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दो। सरकार अपने बैन को डिफेंड करने के लिए वही नेशनलिज्म का पुराना आर्ग्यूमेंट का सहारा भी लेती है, जो अक्सर सरकारें अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए करती हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो एरोगेंस के खिलाफ है, कुछ ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर हो जाए। लेकिन अंत में इस सरकार को प्रोटेस्टर्स के आगे झुकना पड़ा। पहले होम मिनिस्टर ने मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे दिया, सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा बैन हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्टर्स शांत नहीं हुए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों पर भी आग लगा दी जाती है, यहां तक कि ऑपोजिशन लीडर के घर पर भी आग लगा दी जाती है। आर्मी को हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके मंत्रियों और अफसरों को इवैक्यूएट करना पड़ता है। फाइनली जाकर 9 सितंबर लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इस्तीफा दे देते हैं। अभी की सिचुएशन ये है दोस्तों, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, कि प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए हैं। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की मांग की जा रही है। नेपाल के आर्मी चीफ ने नेशन को एड्रेस किया है और पीस की मांग करी है। नेपाल का देश एक लाइव एग्जांपल है दोस्तों कि क्या होता है जब जनता की आवाज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाती है, जब करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। ये दुनिया की सभी सरकारों के लिए एक लेसन है कि कभी भी जनता को इतना मत इग्नोर करो कि हालात इस कदर बिगड़ जाए। क्योंकि बात यहाँ ये भी है दोस्तों कि अगर हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं तो देश में कंट्रोल वापस लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इन प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर कुछ एंटी डेमोक्रेसी ग्रुप्स वापस मोनार्की लाने की बात कर सकते। खासमा जेन्जीको आन्दोलनमा चाहिँ अरू पार्टीका मान्छेहरू पनि आए भन्ने कुरो पनि छ हैन, जसमा चाहिँ अहिले एकदमै दाग लागेको कुरा भनेको प्रचण्डले नै गराएको हो कि भन्ने कुरो छ। किन भन्दा अरूहरूको घरहरू जल्ने, तर प्रचण्डहरूको चाहिँ अलिकति कम भनौँ न, क्षति भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा अजम्पसन्स चाहिँ गरिएको छ है। लेकिन वो सही रास्ता नहीं होगा। जो भी सोल्यूशन निकलना है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ही होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर नेपाल के देश के लिए एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल पाएगा। ओके, हामीले ध्रुव राठीको भिडियो हेरिसक्यौँ र यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ ध्रुव राठीले चाहिँ सोशल मिडिया ब्यानको मात्रै कुरा गर्नुभएको छैन, यसमा करप्सनको कुरा छ, नेपो बेबीको कुराहरू छ हैन, सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ उहाँले एनालाइसिस गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। इन्डियन मिडियाहरूले चाहिँ खालि सोशल मिडिया ब्यानको कुराहरू मात्रै देखाएको भएर ध्रुव राठीले पनि त्यही कुरा भन्छ कि भनेर मलाई एकदमै जिज्ञासा लागेर मैले यो भिडियो हेरेँ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ, यदि कोही पनि व्यक्ति पावरमा पुग्ने बित्तिकै आफ्नो छोरालाई त्यो राम्रो पोस्टमा हालिदिने, नातिनीलाई आफ्नो पोस्टमा हालिदिने, बुहारीलाई, सालोलाई, ज्वाइँलाई, यदि त्यो व्यक्ति क्यापेबल छैन भने पनि उसको पावरको दम्बमा पोस्टमा राखिदिने चलन धेरै छ। त्यही भएर नेपालीमा एउटा भनाइ छ, जस्तो बिउ रोप्छौ त्यस्तै फल पाउँछौ। ओके, यदि तपाईँलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट डाउन गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। ओके, अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्छौँ। त्यतिन्जेलको लागि हस्त नमस्कार, बाई बाई।